सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखकर पहचान ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यक्षिणी की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। कुछ ही दिनों पहले मैंने एक और कहानी अपलोड करी थी जिसका थंबनेल आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने इस कहानी को नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, कल मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है, तकरीबन 12 मिनट की है, जंगल की डरावनी कहानी है। अगर आपने इसको नहीं सुना है तो एक बार इसको भी ज़रूर से सुनिएगा। मैं इस बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो 12 मिनट की है और एल्गोरिदम जो है वो ऐसी वीडियोस को जल्दी पुश नहीं करता। मेरा जो चैनल है उस पर जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं वो जल्दी नहीं व्यूज़ ला पाती, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप इस पर जाइए, एक बार सुनिए, आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स है उन्हें लगा लीजिए क्योंकि यक्षिणी की एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। शाम का समय था। मौसम तो वैसे खराब था, लेकिन धीरे धीरे बादलों ने आना शुरू कर दिया था। शहर में एक बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था और इस बाजार में कई सारे लोग आए हुए थे। कई लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद रहे थे और कई लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद के घर वापस जा रहे थे। ऐसे ही काफ़ी लोगों की आवाजाही जो थी वो लगी हुई थी। उस बाजार में सब कुछ अच्छा था। अगर कुछ अच्छा नहीं था तो वहाँ पर मौजूद दो लफंगे लड़के, जिनका नाम था संजय और विकास, वो दोनों ही उस इलाके में काफ़ी बदनाम थे, क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ पर होता था, चोरी या फिर कुछ भी, तो हमेशा उन लड़कों का नाम पहले लिया जाता था। वो लड़के वहाँ पर अपनी लफंगागिरी कर रहे थे। कभी किसी लड़की को छेड़ दिया, कभी किसी का पर्स चुरा लिया या कभी किसी से उलझ गए। उनका काम यही था। ये सब करते करते वो पूरे बाजार में घूम रहे थे। तभी अचानक से संजय ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया और उस आदमी को पता भी नहीं चला। जब संजय ने पर्स खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे थे और विकास ने कहा, क्या बात है संजय, मानना पड़ेगा, एक ही बार में इतना मोटा हाथ मार लिया, मज़ा आ गया। उसके बाद संजय ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, अरे आज का एक्सपीरियंस थोड़ी है, काफ़ी सालों पुराना है, खैर कोई बात नहीं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से संजय ने वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा जो काफ़ी बन ठन कर वहाँ से गुजर रही थी। उस लड़की को देखकर संजय का जो दिल था वो एकदम मचल सा गया। संजय ने कहा, अरे विकास, वो देखना, क्या माल है, गोरी गोरी, एक बार चलना पास चल के देखते हैं। उसके बाद विकास ने कहा, हाँ यार, गजब की बला है, चल चल के देखी। वो दोनों उस लड़की के पास चले गए और संजय ने इशारा किया और विकास ने उस लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद संजय ने उस लड़की के बैग पर हाथ लगा दिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की ने फिर से कोई रिएक्शन नहीं दिया और उस लड़की ने संजय को देखकर मुस्कुराया। ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। संजय को लगा कि आखिर ये कैसी लड़की है जो ऐसे मतलब छेड़ने पर मुस्कुरा रही है। संजय को यही लगा कि शायद वो उस टाइप की लड़की है और संजय ने कहा, क्या बात है मैडम, लग रहा है आपको भी हम में इंटरेस्ट है। और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजय को अपने पीछे आने को कहा। विकास ने कहा, भाई क्या बात है, लगता है लग गई, लॉटरी लग गई, चल चल पीछे चलते हैं, कहीं अकेले में ही लेकर जाएगी। उसके बाद संजय और विकास दोनों उस लड़की का पीछा करने लगे। दोनों उस लड़की को अपनी आंखों से देख देख कर गंदा कर रहे थे और उसके बाद वो लड़की उन्हें एक सुनसान जगह पर ले आई और वो दोनों भागते भागते उस लड़की के पास पहुंच गए। जैसे ही संजय ने उस लड़की की कमर को पकड़ने की कोशिश करी, वैसे ही उस लड़की ने एक जोरदार चाटा संजय को मारा, जिस चाटे की जो आवाज़ थी वो दूर दूर तक सुनाई दी और संजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। संजय ने अपना चाकू निकाला। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पीछे से दो हट्टे कट्टे पुलिस वाले आए और उन्होंने दोनों को धर दबोचा। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम्हें पकड़ने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी जवानी आ गई है ना लड़कियों को छेड़ने की। जो तुमने मेरे साथ किया ना यहाँ बाजार में, तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा के तुम्हें ज़िंदगी भर भीख नहीं मंगवाया ना, तो मेरा नाम बदल देना। ये सब सुनकर संजय तो था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो दोनों काफ़ी बुरी तरह से पकड़े गए थे।
संजय ने उस लड़की को धमकी दी जो एक फीमेल ऑफिसर थी। संजय ने उस लड़की से कहा, तुझे तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुझे एक वार्निंग देता हूं, हम दोनों को जाने दे, वरना तुझे पता है इस एरिया के जो सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन है ना, उनका हाथ हमारे सर पर है। समझी? अगर उन्हें एक बार पता चल गया ना तो वो तेरा क्या हाल करेंगे ना तू भी नहीं जानती। किसी रेगिस्तान में सीधा तेरा ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद उस फीमेल ऑफिसर ने एक जोरदार चाटा फिर से संजय को मारा और उस फीमेल ऑफिसर ने कहा, ये 2 कौड़ी के पॉलिटिशियंस की जो धौस है ना, वो किसी और के सामने जमाना, मेरे सामने नहीं। समझा? तेरे उस पॉलिटिशियन की और तेरी कोई औकात नहीं है। ये कहकर उस पुलिस ऑफिसर ने कई सारे चाटे संजय को मारे और संजय का जो गाल था वो पूरा लाल हो गया। और वो जो दूसरा विकास था उसे भी उस पुलिस वाले ने बहुत मारा। मार मार के उन दोनों का काफी बुरा हाल कर दिया। संजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के बीच मार खाते हुए घमंड था वो चूर चूर हो गया और उसने सोचा, अरे यार, ये कमीनी तो मुझे सबके सामने मार रही है। अगर मैं अरेस्ट भी हो गया और जब मैं बाहर आऊंगा तब ये लोग मुझसे डरेंगे ही नहीं, तो मैं क्या झक मारूंगा यहाँ पर। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इन सभी के बीच मेरा खौफ बना रहे। एक काम करता हूँ, इन दोनों पुलिस वालों को तो मैं बताता हूँ, उसके बाद जो होगा साहब जी तो देख ही लेंगे। ये सोचकर संजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस पुलिस वाले को धक्का दिया। उसके बाद उसने एक जो चाकू था जो उसने अपनी पैंट में छुपा कर रखा था उसे निकाला और उस चाकू से ताबड़तोड़ वार उसने उस पुलिस वाले पर किए। और जैसे ही उस बदमाश का चाकू उस पुलिस वाले को लगा तो उसके शरीर से खूनम खून बहने लगा। पूरे रोड पर खून ही खून बिखर गया। उस दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत कार्रवाई करी और उस फीमेल ऑफिसर ने भी कार्रवाई करने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले संजय ने भी उस दूसरे पुलिस वाले को चाकुओं से गूंद दिया और वो दोनों पुलिस वाले वहीं जमीन पर गिर गए। वो जो फीमेल ऑफिसर थी वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन 2 बदमाशों का सामना अकेले करना वो भी नियत था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। संजय ने वो जो खून से सना हुआ चाकू था वो उन लोगों को दिखाया जो वहां खरीदारी कर रहे थे और तमाशा देख रहे थे, और वो जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। पूरा वहां पर भगदड़ मच गया। उसी भगदड़ का फायदा उठाकर संजय और विकास दोनों वहां से गायब हो गए। फिर उसके बाद जितने भी आम लोग थे उन्होंने पुलिस वालों की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया और उन पुलिस वालों को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये जो वारदात थी ये बहुत ही बड़ी थी, इसलिए वहां पर सभी मीडिया कर्मी आ गए और ये जो न्यूज़ थी वो पूरे टीवी पर चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ संजय और विकास वो दोनों एक सुनसान जगह पर अपने कपड़े बदल रहे थे और साथ ही साथ होलिया भी, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब पुलिस हाई अलर्ट पर आ जाएगी और चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढेगी। इसलिए उन्होंने अपना पूरा होलिया बदल लिया। संजय ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि अगर वो इस बार पकड़ा जाता तो सीधा उन दोनों का एनकाउंटर होता, और ये बात संजय को अच्छे से पता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। विकास ने कहा, भाई जो हमने किया वो सही किया क्या? मतलब अगर उन्होंने हमारा एनकाउंटर कर दिया तो? जिसके जवाब में संजय ने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? हमारा एनकाउंटर? बच्चा है क्या? डर मत, मैं बात करता हूं साहब से, साहब हमें कुछ नहीं होने देंगे, समझा? यह कहकर संजय ने एक पीसीओ ढूंढा और उसी पीसीओ में वो गया। संजय ने एक नंबर मिलाया और नंबर जो था वो नंबर सीधा वहां के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन के मैनेजर के पास गया और मैनेजर ने अपना फोन उठाया तो संजय ने कहा, हेलो साहब जी मैं बोल रहा हूं, संजय पहचाना? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने कहा, संजय कौन? और उसके बाद संजय ने कहा, अरे वही साहब जी जो आपका छोटा मोटा काम करता रहता है टाइम टू टाइम, वही। उसके बाद उस मैनेजर ने कहा, अच्छा हाँ बोल क्या बात है? उसके बाद वो जो संजय था उसने कहा, साहब जी
वो जो बड़े साहब हैं उनको फ़ोन दो ना, उनसे बात करनी है, एक बहुत बड़ा मैटर हो गया है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जिसके जवाब में वो जो मैनेजर था उसने कहा, नहीं नहीं सर, अभी काफ़ी बिजी हैं, वो बात नहीं कर सकते। उसके बाद संजय ने कहा, आप समझने की कोशिश करिए साहब जी, बहुत बड़ी मुसीबत है, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हमारा साथ दीजिए। और उसके बाद संजय ने काफ़ी मिन्नतें करी। उसके बाद उस मैनेजर ने वो जो पॉलिटिशियन था उससे पूछा, सर वो संजय का फ़ोन आया। उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने पूछा, संजय? कौन संजय? जिसके जवाब में उस मैनेजर ने कहा, अरे वही जो छोटे मोटे काम करता रहता है ना, जिसे आप लोगों को धमकाने के लिए भेजते हैं और छोटा मोटा जो काम होता है वो करता है ना, लफंडर दो, विकास और संजय, उसी संजय का फ़ोन है। उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने कहा, अच्छा वो क्या काम है उसको, फिर से पकड़ा गया है जेब कतरा के बीच में, छुड़वा दे यार छुड़वा दे, अब नहीं बच्चे हैं। उसके बाद उस मैनेजर ने पूछा, बता भाई कौन से पुलिस स्टेशन में बंद है, वहाँ पर फ़ोन घुमाओ। जिसके जवाब में संजय ने कहा, नहीं साहब, मैं कहीं बंद नहीं हूँ, बल्कि मैं फ़रार हूँ। मैंने गुस्से में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है और अब मुझे पूरे शहर में पुलिस ढूंढ रही है। और ये बात सुनकर वो जो मैनेजर था वो सोच में पड़ गया कि आखिर इतना बड़ा कांड इसने कौन सा कर दिया। मैनेजर ने पूछा, क्या कांड कर दिया भाई, जो सारे पुलिस वाले तुझे ही ढूंढ रहे हैं? जिसके जवाब में संजय ने कहा, अरे साहब अब मैं बताऊं, आप न्यूज़ देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उस मैनेजर ने तुरंत टीवी चालू किया और सारी टीवी पर एक ही न्यूज़ आ रही थी। उसी वारदात को हर मीडिया चैनल कवर कर रहा था। और तभी वो जो फीमेल पुलिस ऑफिसर थी उसका इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में उस पुलिस ऑफिसर से कई सवाल पूछे गए। उस फीमेल पुलिस ऑफिसर ने कहा, मैंने और जो बाकी के 2 पुलिस वाले थे उन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम उन दोनों बदमाशों को पकड़ लेंगे, क्योंकि उन दोनों का जो खौफ था वो पूरे इलाके में फैल रहा था और आज से नहीं, काफ़ी सालों से। लेकिन उसने कहा कि यहाँ के सबसे बड़े और पावरफुल पॉलिटिशियन का जो हाथ है वो उसके सर पर है। जैसे ही उस पॉलिटिशियन का नाम इस वारदात से जुड़ा तो वो पॉलिटिशियन भी थोड़ी देर के लिए घबरा गया, क्योंकि चुनाव आने वाले थे और उसे किसी भी हालत में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना था। और अगर उस पॉलिटिशियन की जो इमेज थी वो इस केस से जुड़ती तो बहुत ही ज़्यादा खराब होती। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और उसने कहा, अरे इस गधे के बच्चे ने क्या कर दिया, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का मतलब क्या है? इलेक्शन आने वाले हैं और मीडिया वालों को पता चला ना कि मैं इसे सपोर्ट करता हूँ तो गया ये इलेक्शन हाथ से, एक काम कर मेरी बात करवा। उसके बाद उस मैनेजर ने उस पॉलिटिशियन से संजय की बात करवाई और संजय ने कहा, साहब हमें बचा लीजिए साहब, हमने जो आपने बोला, जैसे बोला, जिसको धमकाने के लिए बोला, जिसको मारने के लिए बोला, हमने सब किया, लेकिन साहब अब हमें आपकी ज़रूरत है, अगर आप हमें नहीं बचाएंगे तो हमारा एनकाउंटर पक्का है साहब कुछ करिए। और उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने कहा, संजय थोड़ा आराम करो, चिल करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, कुछ भी नहीं होगा, 2-4 दिन की बात है, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, समझे? तुम एक काम करो, तुम इस शहर को छोड़कर जो शहर के बाहर जंगल है वहाँ चले जाओ, ठीक है? वहाँ पर कुछ दिन रहो और अपना खाने पीने का जो इंतज़ाम है उसे करो। तुम्हारे पास पैसे होंगे, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, समझो इस बात को। वो पैसे इस्तेमाल करो, थोड़ा बच के रहो और उस जंगल में ही रहना, यहाँ शहर की तरफ मत आना, क्योंकि शहर में छप्पे पर तुम्हें ही ढूंढेंगे, समझे? और जब मामला शांत हो जाएगा, केस थोड़ा ठंडा और ढीला पड़ जाएगा, तब तुम आ जाना शहर में। उसके बाद मैं हूँ ही ना तुम्हें बचाने के लिए, तुम घबराओ मत। उसके बाद संजय ने जब ये बात सुनी तब उसने कहा, ठीक है साहब, अगर आप बोलते हैं तो आप हमारे लिए भगवान हैं साहब, आप बहुत अच्छे हैं। मैं तुरंत जंगल की तरफ निकलता हूँ और आपको 20 दिन बाद फ़ोन करता हूँ, ठीक है साहब? उसके बाद वो जो पॉलिटिशियन था उसने कहा, नहीं, ये 15-20 दिन में मामला ठंडा होने वाला नहीं है, तुमने बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है, पता नहीं वो पुलिस वाले बचेंगे या नहीं बचेंगे, तभी रेड अलर्ट पर पुलिस हो जाएगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तुम तकरीबन इतना मान लो कि 4-5 महीने तक तुम्हें गायब ही रहना है,
इसलिए उस जंगल में चले जाओ। बाकी जो भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मुझे कॉल करते रहना, मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके तुम्हें भिजवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में वो जो संजय था उसे थोड़ी सी तसल्ली हुई और उसने फ़ोन रखा। विकास ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या बात हुई? और उसके बाद संजय ने सारी बातें बताई। वो दोनों थोड़ा रिलैक्स हुए और शहर से बाहर एक जंगल में चले गए। वहीं दूसरी तरफ वो जो पॉलिटिशियन था वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके मैनेजर ने कहा, सर आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों अपने नाम को उस केस के साथ जोड़ना चाहते हैं? आपको पता है ना इससे आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके जवाब में उस पॉलिटिशियन ने पूछा, नुकसान? कैसा नुकसान? और उस मैनेजर ने कहा, नहीं मतलब आप उसे बचा रहे हैं ना। अगर मीडिया को पता चलेगा कि आप उस अपराधी को बचा रहे हैं तब तो आपकी इमेज बहुत खराब होगी। जिसके जवाब में उस पॉलिटिशियन ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या लगता है राजनीति में मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद हो गए? हम किसी के सगे नहीं हुए। राजनीति चीज़ ही ऐसी है, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं उस 2 कौड़ी के गुंडे से वफादारी निभाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ ही टाइम में मीडिया वाले आते ही होंगे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। मैंने उन्हें शहर के बाहर जंगल में भेज दिया और मैं खुद ही मीडिया में बयान दे दूंगा कि वो दोनों छुपे हुए हैं जंगल में, और ये कह दूंगा कि मेरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें ढूंढा है, क्योंकि पुलिस से तो वो ढूंढने से रहे। जब मैं उन्हें पकड़वा दूंगा तो कह दूंगा अगर मैं इनका साथ देता तो मैं इन्हें पकड़वाता क्यों? मेरा तो नाम है वो साफ हो जाता, बल्कि मैं और अच्छा बन जाता। आने वाले इलेक्शन में हमारा फायदा हो जाता। क्या करना है? वो 2 गुंडे 2 कौड़ी के वैसे भी गंदी नाली के कीड़े थे, आज नहीं तो कल उन्हें मरना ही था, तो चलो आज ही मरवा दे। ये बात सुनकर वो जो मैनेजर था वो हंसने लगा और वो पॉलिटिशियन भी हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ वो जो संजय और विकास थे वो दोनों शहर के बाहर सबसे बड़े जंगल में चले गए और वहां पर इधर उधर भटकने लगे। सुन मेरी बात, जब भी भूख लगेगी तो तेरे में से मेरे में से कोई एक जंगल के बाहर जाएगा और ढाबे से खाना लेकर आ जाएगा। ये जंगल बहुत ही ज़्यादा घना है और यहाँ पर लोग कदम रखने से पहले भी कई बार सोचते हैं, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा, समझा तू? उसके बाद विकास ने हाँ में सर हिलाया। वहीं दूसरी तरफ वो जो नेता था वो अपना घर में आराम कर रहा था। तभी उसके मैनेजर ने कहा, नेताजी मीडिया वाले बाहर आ गए हैं, वो रुक ही नहीं रहे हैं, सवाल जवाब यही करे जा रहे हैं। उसके बाद उस नेता ने कहा, तो क्या दिक्कत है, अभी जाकर सारे सवालों के जवाब दे देता हूं, सच सच। वो मैनेजर जो था वो भी हंसने लगा और वो नेता घर से बाहर निकला। सभी मीडिया वाले अपने सवालों की जो बौछार थी उसे करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस नेता ने कहा, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए, ऐसे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। आज जो भी शहर में हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है और जितने पुलिस वाले इस हादसे में घायल हुए हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, उनके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा, और रही बात उन गुंडों की, उन्हें मैं खुद पकड़वाऊंगा। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें से कोई ना कोई उन दोनों को ढूंढ ही लेगा और मेरा नाम उनसे बार बार ना जोड़ा जाए, क्योंकि मैं राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं, ना कि गुंडों का साथ देने, इसलिए मेरा नाम बार बार ना जोड़ा जाए। और मुझे तो लगता है उन गुंडों के सर पर जो हाथ है वो अपोजिशन पार्टी के किसी नेता का है, और उसने सोचा कि चलो अगर ये कांड हो ही गया है तो मेरे जैसे साफ छवि वाले नेता की जो छवि है उसे खराब कर दिया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा हो सके। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, अगर मैं उनका साथ देता तो उन्हें पकड़वाता नहीं। ये कहकर वो जो नेता था वो अपने घर में वापस चला गया और सभी जो मीडिया वाले थे वो इस बयान को पूरे टीवी पर चलाने लगे और पूरे शहर में यही बात फैल गई कि वो नेता तो बहुत अच्छे हैं। और कुछ ही देर बाद उस नेता ने स्टेटमेंट दे दी कि उसके लोगों ने उन दोनों गुंडों को ढूंढ लिया है और वो गुंडे शहर के बाहर वाले जंगल में हैं। ये बात सुनते ही शहर की जो पुलिस थी वो हरकत में आ गई, और वहीं इस खतरे से अनजान वो जो संजय और विकास थे वो जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते रात हो गई और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा थक गए। एक साफ सुथरी जगह देखकर वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। खाना उन्होंने खा लिया था
और लेटने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। यार संजय, कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये गुंडागर्दी वाला रास्ता अपना के कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? मुझे आज डर लग रहा है। पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर जो है वो मुझे लगे जा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है, जैसे वो हमें पकड़ लेंगे और कुछ कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद संजय ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, तू डर रहा है? तू कैसे डर सकता है? तुझे पता नहीं है इलाके में हमारा कितना नाम चलता है? हाँ, हर दुकान वाला हमसे डरता है, हमें हफ्ता देता है, और तू ऐसे डर रहा है। अगर तुझे गुंडागर्दी नहीं करनी थी तो इस लाइन में आया क्यों? हाँ, अब जब आ गया तो इसमें डरने का नहीं है, समझा? इसलिए शांति से सो जा। वैसे भी साहब का हाथ हमारे सर पर है और हमें कुछ नहीं होने वाला। जब मामला शांत हो जाएगा तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, समझा तू? उसके बाद विकास ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों सो गए। दोनों को ही काफी गहरी नींद आई थी, क्योंकि वो जंगल में इधर से उधर भटक भटक के काफी थक गए थे। संजय एकदम गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे कदमों की आवाजें सुनाई दी, जैसे ढेर सारे कदम वहां पर चलते हुए आ रहे हो। जैसे ही उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा, तब उसे कोई नजर नहीं आया, और तभी अचानक से गोली चली, और गोली चलते ही एकदम मानो गोलियों की बौछार हो गई, और एक गोली जो थी वो सीधा विकास के सर के आर पार निकल गई, और विकास के खून से वो जो जमीन थी वो लाल हो गई। संजय ने जब विकास को ऐसे मरी हुई हालत में देखा, तब उसका जो खौफ था वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। गोलियां चली जा रही थी, और अपनी जान बचाने के लिए संजय जो था वो वहां से भागने लगा, लेकिन एक गोली जो थी वो उसके पैर में लगी और पैर से काफी खून बहने लगा। लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था। जैसे तैसे अपने दर्द को सहता हुआ उसने अपनी एक टांग को पकड़ा और वो वहां से भागने लगा। लेकिन बदकिस्मती से भागते भागते रास्ता जो था वो खत्म हो गया, और सामने एक नदी जो थी वो नजर आई। अब संजय के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता और पुलिस वाले या तो उसे अरेस्ट करते या तो सीधा इनकाउंटर कर देते, और वहीं दूसरी तरफ उसके पास रास्ता था कि वो पानी में कूद जाता, और उसमें भी उसके बचने के काफ़ी कम चांस थे, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और उसे तैरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जो उसे ठीक लगा उसने वही किया। उसने सीधा पानी में छलांग लगा दी। जब तक पुलिस वाले वहां पर पहुंचे तो संजय जो था वो पानी में कूद चुका था। पुलिस वालों ने ऊपर से फायरिंग शुरू करी, लेकिन एक भी गोली संजय को नहीं लगी। उन पुलिस वालों ने कहा, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पक्का यकीन है उसके पैर में गोली लगी है और वो तैर नहीं पाएगा, वो डूब के मर जाएगा। तुम एक काम करो, गोताखोर की टीम को बुलाओ और वो जो है लाश को निकाल लेगी। थोड़ी देर बाद वहां पर गोताखोर जो होते हैं, जो डाइविंग करके नदी, तालाब और समुद्र में से सामान को निकालते हैं, वही आए, और उन्होंने जब अच्छी तरह से पानी के नीचे देखा और जांच पड़ताल करी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो सभी बाहर आए। उन्होंने कहा, या तो कोई लाश नहीं है। जैसे ये बात पुलिस वालों ने सुनी तब वो सब हैरान हो गए, और जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जो संजय था वो कहीं बच के निकल गया था। जब संजय की आंख खुली तब उसने देखा कि वो नदी के किनारे बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने थोड़ा ताकत इकट्ठा करी और अपने दर्द को सहता हुआ वो खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके जो पैर थे वो लड़खड़ा गए और वो वापस जमीन पर गिर गया। उसके आंखों के सामने जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब एक फिल्म की तरह चलने लगा। कैसे उसने बौखला कर उस पुलिस वाले को चाकू मारा और विकास के साथ वहां से भागा, और विकास की जो मौत थी वो भी काफी दर्दनाक हुई थी। उस बेचारे को पता तक नहीं चला और उसकी मौत हो गई। अपने दोस्त विकास का जो खून था वो संजय को अपने आसपास नजर आ रहा था। संजय को यही लग रहा था कि काश उसने बौखलाकर उन पुलिस वालों को चाकू नहीं मारा होता तो ये सब नहीं होता।
लेकिन अब क्या कर सकते थे, उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जैसे तैसे वो घिसड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। वो चलने लायक बचा नहीं था। रात से सुबह हो गई और पूरा दिन संजय जो था वो भूखा प्यासा वहीं पर घिसड़ता रहा। वो घिसड़ घिसड़ के कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा था और दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो बहुत बेबस और मजबूर हो गया था। उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। उसने जितनी लड़कियों को परेशान किया, जितने बुरे काम किए, उन सब की सजा ऊपर वाला उसे दे रहा था। उसे यही लग रहा था कि उसकी भी मौत वहीं तड़प तड़प कर हो जाएगी। तभी पूरा दिन गुजरने के बाद शाम के वक्त उसने वहां पर पायलों की आवाज सुनी, जैसे कोई लड़की पायल पहनकर आ रही हो। उन आवाजों को सुनकर उसे लगा कि शायद उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन उसे साथ ही साथ डर भी था कि अगर उस लड़की को पता चल गया कि वो एक अपराधी है, तब वो पक्का इसे पुलिस में दे देगी। यही बात उसे परेशान कर रही थी और मदद लेने से रोक रही थी। तभी एक बहुत ही खूबसूरत गोरी सी लड़की वहां से निकली और संजय जो था उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो मदद मांग ले या तो वहां छुप जाए ताकि वो लड़की उसे देख ना पाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वहां पर तड़प तड़प के मरने से अच्छा है मदद मांग ही लेता हूं। और वो लड़की जब वहां से गुजर रही थी तभी संजय ने कहा, सुनो मेरी बात, सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पैर में चोट लगी हुई है और मुझसे चला नहीं जा रहा। सुबह से भूखा प्यासा यहीं पड़ा हुआ हूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और जैसे ही बात ये लड़की ने सुनी तब उसने संजय की तरफ देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई, क्योंकि संजय की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। खून बहने की वजह से, भूखे रहने की वजह से और उसके दिमाग में जो स्ट्रेस चल रहा था उसकी वजह से उसका शरीर जो था वो एकदम गिर गया था, एकदम पतला सा। उस लड़की को संजय पर दया आ गई और उसने संजय को जैसे तैसे उठाया। जब वो लड़की संजय को उठा रही थी तब पहली बार संजय के अंदर किसी लड़की के लिए बुरा ख्याल नहीं आया। वो उसे देखने लगा। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो संजय की मदद कर रही थी, इसका मतलब वो दिल से भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। और संजय को यह भी समझ आ गया था कि वो संजय के बारे में कुछ नहीं जानती और यही सबसे बड़ी राहत की बात थी। उसने सोचा कि चलो आज नहीं तो कल उसे पता ही चल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा तब तक तो मदद ले लेनी चाहिए। बाद में संजय उसे सब कुछ समझा देगा। वो लड़की उसे जैसे तैसे बहुत मुश्किलों से अपने घर पर लेकर गई तो उसका घर कुछ खास नहीं था। छोटा मोटा झोपड़ी टाइप का घर था और उसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। ये देखकर उस संजय ने कहा, क्या तुम इस घर में रहती हो? और उस लड़की ने कहा, हाँ मैं इसी घर में रहती हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी आपको ठीक करने में, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपका ये हाल हुआ कैसे? उसके बाद संजय ने झूठी कहानी बना दी। उसने कहा कि वो जंगल में घूमने के लिए आया था, लेकिन कुछ बदमाश गुंडों ने उसे नदी में धकेल दिया और नदी में एक बड़ा सा पत्थर जो था वो संजय के पैर से टकरा गया और उसका पैर जो था वो टूट गया। उस लड़की ने संजय को अपने घर में लेटाया। उसके बाद उसने संजय का जख्म देखा तो जख्म बहुत ही ज्यादा गहरा था और पक भी गया था। उस लड़की ने संजय को देखते हुए कहा, ये जख्म तो बहुत ही ज्यादा पक गया है और इसमें तो पस बन गई है, लेकिन ये तो गोली लगने का निशान है, पैर में यहां पर छेद हुआ है। उसके बाद संजय ने कहा, हाँ उन बदमाशों के पास गोली भी थी, क्योंकि मैं अपने आप को बचा रहा था ना, तो उन्होंने पीछे से गोली मार दी। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब उसका दिल पसीज गया और उसने कहा, ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। उस लड़की ने फूलों से कुछ लेप बनाया और उस लेप को संजय के घाव पर रखा तो संजय को थोड़ा सा राहत मिला। उसे अपने पैर में ठंडा ठंडा महसूस होने लगा और वो उस लड़की की तरफ देख रहा था। उसे धीरे धीरे वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी थी और पहली बार संजय को कोई लड़की किसी बुरी नजर से नहीं बल्कि अच्छी नजर से पसंद आई थी। उस लड़की ने संजय के पूरे पैर पे लेप लगा दिया
उसके बाद संजय को काफी आराम मिला। धीरे धीरे रात और हो गई और उस लड़की ने पूछा, क्या आप नॉनवेज खाते हैं? और संजय ने कहा, हाँ मैं नॉनवेज खाता हूं। ये पूछने के बाद वो लड़की वहां से चली गई और थोड़ी देर बाद कुछ खाने के लिए लेकर आई। वो खाना जो था वो काफी अलग था। संजय ने पूछा, ये क्या था? आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, यह चिकन है, इसे हमारे गांव में अलग तरीके से बनाते हैं, शहर के लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद संजय ने कहा, चलो एक बार ट्राई करता हूं। आज खुशकिस्मती से ट्राई करने को मिल ही गया। जब संजय ने उस चिकन को खाया तब उसे काफी अच्छा लगा। उसे खाकर मजा आ गया। उसके बाद उसने उस लड़की की खूब तारीफ करी। संजय ने कहा, क्या बात है, मजा आ गया, ऐसा चिकन तो मैंने आज तक नहीं खाया, तुमने खाना खाया? और उस लड़की ने कहा, हाँ मैं भी खा लूंगी, अभी मुझे अभी भूख नहीं है, आप आराम करिए, कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। संजय का जो जख्म था वो ठीक तो हो रहा था, लेकिन वो अभी चलने फिरने लायक नहीं था। वो बस एक जगह पर लेटा रहता था और वो लड़की उसकी सेवा करती थी। वो लड़की संजय के लिए रोज चिकन बनाती थी और धीरे धीरे दवाइयों का इस्तेमाल करके और अच्छा खाना खाकर संजय जो था वो कुछ ही दिनों में चलने फिरने लायक हो गया और वो धीरे धीरे आसपास ऐसे 4, 5, 10, 15 कदम चलने लगा। दिन के वक्त वो लड़की काम करने के लिए चली जाती थी और रात के वक्त ही आती थी और पूरा दिन संजय उसी लड़की की याद में बिता देता था। एक रात खाना खाने के बाद संजय जो था उसका पेट काफी भर गया था, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब थोड़ा इधर उधर घूम लिया जाए और वो धीरे धीरे चलता हुआ घूमने लगा। तभी उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो एक पेड़ के नीचे कुछ कर रही थी और उसे ये सब करता हुआ देखकर संजय ने आवाज लगाई और ध्यान से देखा तो वो लड़की जमीन पर हाथ मार रही थी। उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? जिसके जवाब में संजय ने कहा, तुम वहां क्या कर रही हो मिट्टी में? बच्ची हो क्या जो मिट्टी के साथ खेल रही हो? और उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। ये कहकर वो काम करने लगी और संजय जो था वो उस लड़की को देखकर मुस्कुराने लगा। संजय ने ऐसे ही मजाक मजाक में पूछा, अच्छा मेरी एक बात सुनो, तुम्हें शादी वादी नहीं करनी क्या? मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी उम्र जो है वो शादी की हो गई है और तुम दिखने में भी इतनी खूबसूरत हो, तो शादी क्यों नहीं कर रही हो? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, शादी करके मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी, मैं जैसे जी रही हूँ वैसे अच्छा है, अपना कमा रही हूँ अपना खा रही हूँ, और वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा, ना ही मेरे माता है ना ही पिता है, और मुझे शहर की लड़कियों जैसे बन के रहना भी नहीं आता, बस ऐसे ही है जिंदगी, तो मुझे शादी नहीं करनी। जब ये बात संजय ने सुनी तब संजय ने मन ही मन कहा, तुम कहो तो दिल निकाल के दे दूं, तुम्हारे लिए तो शादी करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। उस लड़की ने कहा, चलिए अब आप सो जाइए, वरना दिन में उठेंगे नहीं और दिन में मुझे काम पर जाना है। और ये कहकर वो लड़की सोने के लिए चली गई और संजय भी सोने के लिए चला गया। सुबह सुबह जब वो लड़की काम पर चली गई और संजय अपना वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो जल्दी जल्दी चल फिर सके, वो चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया और वो याद करने लगा कि आखिर कैसे वो जो लड़की थी वो प्यार से मिट्टी पर हाथ मार रही थी और वो उस मिट्टी को छूकर देखने लगा। तभी उसके हाथ में कुछ चुभा और वो कुछ नुकीली चीज थी। जैसे ही उसने थोड़ा सा मिट्टी को साइड किया तो उसे कुछ सफेद सफेद सा नजर आया और उसने सीधा मिट्टी को साइड करना शुरू कर दिया। साइड करते करते वो जो मिट्टी थी वो हटती गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बनती गई। ये देखकर संजय को यकीन नहीं हुआ और उसने मिट्टी को खोद खोद के काफी बड़ा गड्ढा कर दिया और उसने देखा कि उस गड्ढे के अंदर ढेर सारी बिल्लियों की और कुत्तों की हड्डियां थी, वो भी पूरा कंकाल समेत। ये देखकर संजय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर एक ही जगह पर इतने सारे कुत्ते बिल्लियों की जो लाशें हैं उनकी हड्डियां कैसे मिल सकती हैं, और कुछ संजय को अजीब लगा। तभी वो धीरे धीरे चलता हुआ
उस जगह पर गया जहां पर वो लड़की खाना बनाती थी। और जैसे ही संजय उस जगह पर पहुंचा तो वहां की हालत देखकर उसने तुरंत उल्टी कर दी, क्योंकि वो लड़की जहां पर खाना बनाती थी वहां पर 4 कुत्तों के कटे हुए सर और बिल्लियों की जो लाशें थीं वो पड़ी हुई थी और उनमें कीड़े लग गए थे। और संजय को धीरे धीरे समझ आ गया कि वो लड़की जो रोज चिकन के नाम पर उसे खिला रही है वो चिकन नहीं बल्कि यही कुत्ते बिल्ली का मांस है। और संजय वहीं पर खड़े खड़े उल्टियां करने लगा। उसे समझ आ गया कि वो जो लड़की है वो सिर्फ दिखने में शरीफ है और उसके अंदर राक्षस है। तभी वो दिन में काम करने के बहाने बाहर निकल जाती है और रात के वक्त ही आती है। संजय जो था वो धीरे धीरे उसने सोच लिया कि वो वहां से निकल जाएगा। उसने अपना एक एक कदम रखा और वो उस जगह से दूर जाने लगा। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और अंधेरा होने को आ गया। संजय उस जंगल से बाहर भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो उस जगह से सिर्फ दूर जा रहा था। लेकिन एक एक कदम रखने की वजह से वो पूरे दिन सिर्फ मुश्किल से आधा किलोमीटर ही चल पाया था। चलते चलते रात के तकरीबन 12 बज गए और संजय जो था वो रुकना नहीं चाहता था। वो बस उस जगह से जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि 5 किलोमीटर से पहले रुकना ही नहीं है, चाहे रात से सुबह हो जाए। और वो एक एक कदम करके चल रहा था। तभी उसे वहां पर वही पायलों की आवाज सुनाई दी और उन पायलों की आवाज सुनकर संजय जो था वो बहुत डर गया। उसे यही लग रहा था कि वो लड़की वहीं पर आ रही है और ये बात बिल्कुल सच थी। संजय ने दूर देखा तो वो जो लड़की थी वो भागते हुए उसी की तरफ आ रही थी और संजय बहुत ही ज्यादा घबरा गया। अब संजय दौड़ तो नहीं सकता था, बस छुप सकता था, इसलिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। संजय के पास में आकर रुकी और उस लड़की ने कहा, तुम पागल हो क्या? इतनी रात को कहां जा रहे हो? हाँ? जिसके जवाब में संजय ने कहा, कुछ नहीं, वो मेरा पैर ठीक हो गया था तो मैंने सोचा अब तुम पर क्या बोझ बनना, इसलिए चला जाऊं। फिर उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हारा पैर? अगर तुम 2-3 कदम चलने लगे तब तुम चले जाओगे यहां से? हाँ, तुम तो बड़े मतलबी हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारी मदद करती नहीं, मरने के लिए छोड़ देती। यार इतना मतलबी कोई कैसे हो सकता है? संजय को उस लड़की से डर लग रहा था। वो थी तो बहुत खूबसूरत, एकदम अप्सरा जैसी, लेकिन उसके अंदर की जो हकीकत थी वो संजय को पता चल गई थी, इसलिए संजय को उससे घिन भी आ रही थी। वो लड़की जबरदस्ती संजय को अपने साथ वापस उसी जगह पर ले जाने लगी। संजय ने कई बहाने बनाए, लेकिन उसके सारे बहाने जो थे वो नाकामयाब हो गए। वो लड़की संजय को वापस उसी जगह पर ले आई। थोड़ी देर बाद वो लड़की जो थी वो फिर से वही चिकन वगैरह लेकर संजय के पास आई और उसने उस चिकन को संजय के पास रख दिया। और जैसे ही संजय ने थाली को देखा तो उसने वहीं पर उल्टी कर दी और उसकी उल्टी जो थी वो पूरे बिस्तरे पर फैल गई। ये देखकर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और संजय ने कहा, हाँ ठीक है मेरी तबीयत, तुम इसे ले जाओ, मुझे आज भूख नहीं है, मैं कुछ फल वल खा लूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कहा, तुम तो अभी ठीक थे, इसलिए मैं कह रही थी तुम क्यों गए इतनी दूर पैदल पैदल? हाँ बताओ, और कमजोरी आ गई तुम्हारे शरीर में? इतनी मुश्किल से मैंने खिला पिला के तुम्हें ठीक करा था। संजय अपना मुंह साफ करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकला और उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान जो था वो पूरा लाल था और उस रात लाल चांद निकला हुआ था, जिसकी वजह से हर जगह सिर्फ लाल लाल नजर आ रहा था। उस लड़की ने कहा, ये चांद तो लाल हो गया, कितना डरावना लग रहा है ना? और उसके बाद संजय ने कहा, हाँ डरावना तो है। अपना मुंह साफ करके वो जो संजय था वो वापस वहीं बेड पर लेट गया और वो खिड़की से, छोटी सी जो खिड़की थी झोपड़ी में, उसी से देखने लगा चांद को। उस लड़की ने कहा, चलो मैं तुम्हारा जख्म देख लूं, अब ठीक हो गया होगा।
उसके बाद उस लड़की ने संजय का जख्म देखना शुरू किया। संजय को उस लड़की से डर लग रहा था, कहीं वो लड़की कुछ कर ना दे। और तभी उस लड़की ने कहा, तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया ना कि रोज मैं तुम्हें कुत्ते बिल्ली का मांस खिलाती हूं। जब संजय ने यह सुना तब उसके पूरे शरीर के जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए और उसने कहा, क्या? क्यों मजाक कर रही हो? हाँ, मजाक मत करो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, मैंने उस पेड़ के नीचे देख लिया, जैसे मैंने गड्ढे को बंद किया था वैसा गड्ढा नहीं था। इसका मतलब तुमने वहां पर खोद कर सब कुछ देख लिया, इसलिए अब झूठ मत बोलो। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं कैसी इंसान हूं, ये कुत्ते बिल्ली का मांस तुम्हें मैं खिला रही हूं। तो मैं एक बात बता दूं, मैं इंसान नहीं हूं। जैसे ही ये बात संजय ने सुनी तब उसकी जो दिल की धड़कनें थी वो तेज होती जा रही थी और उस लड़की ने मुस्कुराते हुए संजय की तरफ देखा और उस लड़की ने कहा, मैं एक यक्षिणी हूं, समझे तुम? और आज रात की रात मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। आज रात मैं एक पूजा करने वाली हूं और उस पूजा को करने के बाद मेरी शक्तियां जो है वो और भी ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन उस पूजा को करने के लिए कुछ शर्तें हैं। मुझे शादी करनी होगी और अपने पति की बलि चढ़ानी होगी। इसलिए तो मैंने तुम्हें बचाया। अब मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। जब तुम्हें मेरी हकीकत इतनी पता चल गई है तो पूरी पता लगने में तो अब पूरी पता लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा कि आज। उसके बाद संजय ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, समझी? तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और जैसे ही ये बात उस यक्षिणी ने सुनी वैसे ही उसने मुस्कुराया और उसके मुस्कुराते ही संजय के पैर में एकदम असहनीय दर्द हुआ और वो एकदम चीख पड़ा। संजय ने अपनी पैर की तरफ देखा तो उसके पैर में एक अजीब सी हलचल हुई और उस हलचल को देख के संजय को बहुत खिंसी आई और उसने देखा कि उसके पैर के अंदर से एक बहुत ही मोटा कीड़ा निकल रहा है, रेंगता हुआ। और उस कीड़े को देखकर संजय की आंखों में एकदम खौफ जो था वो भर गया और उसका जो दिल था मानो रुक सा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पैर में से कीड़ा कैसे निकल रहा है और वो चीखने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और उस यक्षिणी ने कहा, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पैरों में से ये कीड़ा कैसे निकल रहा है? तो तुम्हें इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैरों में से 100 से भी ज्यादा कीड़े निकलेंगे। पता है कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने उस दवाई की लेप के साथ में कीड़े मकोड़ों के अंडे भी डाल दिए थे और उस दवाई से तुम्हें दर्द से राहत तो मिल गई, लेकिन तुम्हारे जख्म में वो अंडे भी पहुंच गए। अब वो अंडे धीरे धीरे फूटेंगे तो उनमें से कीड़े तो बाहर आएंगे ही ना। और ये सोचकर उसने अपने हाथ जोड़कर उस यक्षिणी से भीख मांगना शुरू कर दिया कि उसे वो जाने दे। और उस यक्षिणी ने कहा, मुझे पता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो, तो मुझे एक काम करना है, बस तुमसे शादी करनी है। अगर तुम मुझसे सिर्फ शादी ही कर लोगे ना तो मैं तुम्हारी बलि नहीं दूंगी, बस शादी करके तुम्हें छोड़ दूंगी, ठीक है? और ये जो तुम्हारे पैरों में अंडे हैं ना, उनके ऊपर मैं एक ऐसी दवाई लगा दूंगी जिससे सारे अंडे खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा पैर जो है वो एकदम ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ सुबह के 5 बजे तक का वक्त है, क्योंकि अगर अब एक अंडा टूटकर उसमें से कीड़ा बाहर आ गया है तो कुछ ही घंटों में सारे अंडे टूट जाएंगे और उनमें से भी कीड़े निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा तुम जानते ही हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? संजय ने रोते हुए कहा, हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं करूंगा, बस मुझे ठीक कर दो, मेरे पैर को ठीक कर दो, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मेरी बलि मत चढ़ाना, मेरी बलि मत चढ़ाना, हाँ मेरी बलि मत चढ़ाना। उसके बाद उस यक्षिणी ने अपने जादू से वहां पर एक शादी का मंडप तैयार किया और उसने संजय को उठने के लिए कहा। संजय ने मजबूरन उस यक्षिणी के साथ शादी करी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो यक्षिणी से शादी नहीं करता तब उसकी मौत काफी तड़प तड़प कर होती।
वो जैसे जैसे यक्षिनी के साथ फेरे ले रहा था वैसे वैसे उसे अपने किए गए कर्म याद आ रहे थे कि आखिर उसने कैसे लोगों को परेशान किया, लड़कियों को छेड़ा, कई लोगों को मारा, कितनों की उसने जिंदगियां खराब कर दी। उसे अपना एक एक किया हुआ गलत काम याद आ रहा था और वो पछता रहा था कि आखिर उसने ऐसा गलत रास्ता क्यों अपनाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वो सब कुछ उसके कर्मों की सजा है। एक एक फेरे के साथ उसका जो पैर का दर्द था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक एक करके उसके पैर में जो अंडे थे वो टूट रहे थे और उसमें से कीड़े बाहर आ रहे थे और कई कीड़े तो जमीन पर गिर गए थे और कई कीड़ों ने उसके पैर के मांस को खाना ही शुरू कर दिया था। काफी दर्द सहते हुए, दर्द से कराहते हुए, एक नरक जैसा दर्द सहते हुए उसने 7 फेरों को पूरा किया और जैसे ही फेरे पूरे हुए तो उसने उस यक्षिनी से भीख मांगी। देखो अब शादी हो गई है और अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो ना। अब देखो, अब तुमने जो कहा था वो हो गया। तुमने कहा मुझसे शादी कर लो तो मुझे छोड़ दोगी। मैंने शादी कर ली, अब मुझे छोड़ दो और इस पर दवाई लगा दो वरना मैं मर जाऊंगा। उसके बाद उस यक्षिनी ने कहा, किसने कहा हमारी शादी हो गई है? और संजय ने कहा, अभी तो शादी हुई, मैंने 7 फेरे भी ले लिए, जो जो तुमने कहा वो मैंने किया, शादी तो हो गई ना। जिसके जवाब में उस यक्षिनी ने कहा, हाँ वैसे तो शादी हो गई, लेकिन अभी हम सही मायने में पति पत्नी नहीं बने हैं। वो हम तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम सुहागरात नहीं मनाएंगे। इसलिए चुपचाप से जहां पर तुम सोते थे वहां पर लेट जाओ। संजय के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने आप को इससे ज्यादा बेबस, मजबूर और असहाय कभी नहीं देखा था। वो वहीं जाकर लेट गया और उस यक्षिनी ने धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके पास आने लगी। उस यक्षिनी ने भी खुद के भी सारे कपड़े उतार दिए और वो संजय के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। कई घंटों तक वो यक्षिनी संजय के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही और संजय जो था वो अपने पैर के दर्द से तड़पता रहा। वो बार बार उस यक्षिनी से भीख मांग रहा था कि वो उसके पैर को ठीक कर दे, लेकिन वो यक्षिनी सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त थी। संजय ने फिर अपने पैर की तरफ देखा तो उसके पैर की जो हड्डी थी वो नजर आने लगी थी, क्योंकि जितने भी कीड़े बाहर निकले थे उन्होंने उसके पैर के सारे मांस को खा लिया था। तभी अचानक से उसका पैर जो था वो एकदम फट गया और उसमें से कई सारे कीड़े बाहर निकल आए और जैसे ही संजय का पैर फटा तो ढेर सारा खून वहां पर बह गया और संजय की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। उस यक्षिनी ने संजय के शरीर का सारा खून पी लिया और सारा खून पीने के बाद उसने संजय की लाश को उसी पास वाली नदी में फेंक दिया और उसने अपनी पूरी पूजा को कंप्लीट किया और अपनी शक्ति को उसने कई गुना ज्यादा बढ़ा लिया। संजय और विकास का जो सफर था वो काफी दर्दनाक था। विकास को तो फिर भी एक आसान मौत मिल गई, लेकिन संजय को काफी दर्दनाक और घिनौनी मौत मिली। कहते हैं कि आज भी यक्षिनी उसी जंगल में रहती है और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। तो कमेंट सेक्शन में अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको वो सारे दर्द सहने पड़ेंगे जो दर्द संजय ने सहा है। तो ये थी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा। अब कई लोग जो हैं उन्हें घिन आ गई होगी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही डरावना और घिनौनापन था, और बस कहानी सुनाने का मतलब यही था कि अगर आप जैसे कर्म करते हैं आपको वैसा ही अंत मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप घबराइए मत, आपका अंत जो है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं और आपके साथ अच्छा हो रहा है तो यकीन मानिए आपका अंत बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा।
ऐसा ही संजय के साथ हुआ। संजय ने कई लोगों को परेशान किया, कई हत्याएं करी, कई लोगों की जिंदगियां खराब कर दी और विकास भी उस काम में उसका पूरा साथ देता था। वो दोनों अपनी जिंदगी के अच्छे मजे लेते थे, पाप भी करते थे और मजे भी लेते थे। इसलिए उन दोनों का जो अंत था वो बेहद ही दर्दनाक और घिनौना हुआ। तो चलिए लाइक एम रखते हैं, वो 500 लाइक्स का रखते हैं, जरूर से लाइक कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताना आपको कहानी कैसी लगी।